चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सैलरी हेड का रिविजन्स। अच्छा, जिन लोगों को सैलरी हेड अच्छा से आता है और अगर उनको सिर्फ अमेंडमेंट जानना है इसमें, तो मैं बता देता हूँ कि अमेंडमेंट जो है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन में है। अमेंडमेंट जो है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन में है। ये वाले पोर्शन में अमेंडमेंट है। तो आप अपना वीडियो आगे बढ़ा के खाली ये पोर्शन देख के वीडियो बंद कर सकते हैं। बट मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तो मैं पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कौन से हेड का? सैलरी हेड का। ये एक वन ऑफ द हेड है जो टैक्सेबल होता है वेन एवर यू अर्न इनकम। ठीक है, तो देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें से वन ऑफ द हेड होता है सैलरी। ये जो सैलरी होता है बच्चा लोग, ये टैक्सेबल होता है। कब टैक्सेबल होता है? जब एक इंसान को पेमेंट मिलता है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आपको कोई भी पेमेंट मिल रहा है, यू आर रिसीविंग एनी पेमेंट, और ये जो पेमेंट आपको मिल रहा है अगर ये इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाता है सैलरी हेड में। ठीक है, मतलब मिलने वाला कोई भी पैसा अगर जॉब बेसिस पे मेरे को पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ मेरे को वो पेमेंट मिलता है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है कौन से हेड में? सैलरी हेड में। अब ध्यान से समझिएगा, सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15। अब ये जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15, ये क्या बोलता है कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल होता है ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस। इन दोनों में से जो डेट अर्लियर रहेगा उस बेसिस पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलने का मतलब है सैलरी जिस दिन मिलने का अधिकार है और सैलरी जिस दिन मिला है, ये दोनों डेट में से जो पहले डेट मिलेगा उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? उसी तरह से एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है जिस साल आपको वो टैक्स जो सैलरी वो पेड या अलाउड होता है उस साल टैक्सेबल होता है। एरियर ऑफ सैलरी मींस पिछले कुछ साल का सैलरी का पेमेंट आपको मिला नहीं है, जो इस प्रीवियस ईयर में आपको मिल रहा है, तो इस प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा जब आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई एडवांस सैलरी है जो बाद में मिलता बट आपने उसको पहले ले लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको लिया है। डन है क्या? बोनस टैक्सेबल होता है कौन से बेसिस पे? पेड बेसिस पे। मतलब जब बोनस पेड होगा तभी वो जाके टैक्सेबल होगा। अब ध्यान से समझिए, सैलरी हेड में कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स है जो हम लोग को समझना है। जब मैं बोलता हूँ सैलरी, जब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ सैलरी, जब भी मैं एक वर्ड यूज करूंगा सैलरी, तो मैं आपसे पूछूंगा इस सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा। इस सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस सैलरी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या आएगा। तो आप बोलेंगे भैया इस सैलरी के अंदर, इस सैलरी के अंदर, इस सैलरी के अंदर नंबर 1 क्या क्या आएगा? नंबर 1 आएगा बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, लीव सैलरी, एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा बताइए? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंसेस, बोनस, लीव सैलरी, एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी। और साथ ही साथ सैलरी के अंदर आता है हर तरह का अलावेंसेस, सैलरी के अंदर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सैलरी के आता है प्रोविडेंट फंड और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और साथ ही साथ परक्विजिट्स भी सैलरी का पार्ट बन के आता है। मूविंग ऑन, हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अलावेंसेस से। अब ये जो अलावेंसेस होता है ये एक तरह का बेनिफिट इन मनी रहता है, बेनिफिट इन टर्म ऑफ मॉनेटरी। कोई भी बेनिफिट जो आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिलता है नौकरी के साथ, उसको हम लोग अलावेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ाने का अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, नौकरी कर रहे हैं आपको उस नौकरी में आप है इसलिए आपको मिल रहा है, इसीलिए टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में। तो अगर आपको कोई भी तरह का अलावेंसेस मिलता है तो ये रहा अलावेंसेस जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इस अलावेंसेस में डाटचू, DATCHU, डाटचू जो है, D फॉर डेली अलावेंसेस, A फॉर एकेडमिक अलावेंसेस, T फॉर ट्रैवलिंग अलावेंसेस, C फॉर कन्वेंस अलावेंसेस, H फॉर हेल्पर अलावेंसेस और U फॉर यूनिफॉर्म अलावेंसेस। ये सारे अलावेंसेस आपको कंपनी देता है, मतलब आप जहाँ नौकरी करते हैं वो आपको देता है फॉर मीटिंग द ऑफिस एक्सपेंसेस, फॉर मीटिंग द ऑफिस एक्सपेंसेस। जैसे कि मैं आपको एक बात समझाऊं कि जब मैं बात करता हूँ अलावेंसेस का, जब मैं आपके सामने अलावेंसेस का बात करता हूँ, तो जैसे ही मैं वर्ड यूज़ करता हूँ अलावेंसेस, एक एम्प्लॉय को 2 तरह के अलावेंसेस मिलते हैं। एक उसको मिलते हैं पर्सनल अलावेंसेस और एक तरफ उसको मिलते हैं ऑफिशियल अलावेंसेस।
तो ये जो डाटचू है, DATCHU, ये एक तरह का ऑफिशियल अलावेंसेज है, और ये ऑफिशियल अलावेंसेज अगर आप जितना मनी सेव करेंगे बच्चा लोग, वो टैक्सेबल होगा. इफ यू आर सेविंग दिस अलावेंसेज, टैक्सेबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव स्पेंड, you have received 3000 as an daily allowances, but you have spent 2000 and 1000 you have saved, so remaining 1000 will be taxable and 2000 will be exempted. Normally it is a tax free allowances, but if you save you have to pay taxes. ठीक है. नॉर्मली फिर आता है पर्सनल अलावेंसेज में सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेज. चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेज क्या बोलता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाने का पैसा कंपनी देता है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा. जो पैसा आपको मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा. जितना आपको पैसा मिल रहा है पर चाइल्ड, या फिर 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, विच एवर इज लेस. बोलने का मतलब है, मान लीजिए कंपनी आपको 400 रुपया दे रहा है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो 200 रुपया जितना एग्जेम्प्ट रहेगा एक बच्चे का पर मंथ के हिसाब से. 400 रुपया पर मंथ देता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 200, यानी कि टैक्सेबल कितना होगा 200. आर वी थ्रू विद दिस? पर मंथ के हिसाब से. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेज जो यहाँ 100 है, ठीक है, जो यहाँ 100 है वो यहाँ पे कितना रहेगा 300. बोलने का मतलब है, देखिए मैं थोड़ा सा शायद ऊपर मिस्टेक कर दिया. मान लीजिए 400 रुपये आपको अलावेंसेज मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा 100 रुपये पर मंथ. 400 रुपये पर मंथ मिल रहा है, एग्जेम्प्ट होगा 100 रुपये पर मंथ. आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेज, जो यहाँ 100 रुपया बेटा, वो यहाँ पे 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड हो जाएगा. ठीक है, इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और यहाँ पे कितना मैक्सिमम 2 बच्चों का ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. फिर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस. अगर आपको कोई भी तरह का ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस मिलता है, कहाँ से कहाँ तक के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए या ऑफिस से घर आने के लिए, एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू द अमाउंट 3200 पर मंथ. 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा. लेकिन ये जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलेगा. अगर आपको अलावेंसेज मिलता है क्योंकि आप एक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है, आप ट्रक ड्राइवर्स की तरह, मतलब आप ट्रक ड्राइवर है या फिर जो भी है जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काम करता है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है कितना, 70% ऑफ सच अलावेंसेज. जो अलाउंसेज आपको मिल रहा है उसका 70% और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, आपको उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ये एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा कि किसका अलावेंसेस कितना मैक्सिमम तक डिडक्शन अलाउड है, ये वही है. ठीक है. फिर हम लोगों का दूसरा अलावेंसेस आता है जिसका नाम है हाउस रेंट अलावेंसेस. अगर मैं बात करूं हाउस रेंट अलावेंसेस का, तो हाउस रेंट अलावेंसेस एक ऐसा अलावेंसेस है जो एम्प्लॉयर आपको देता है घर रेंट पे लेके रहने के लिए. तो इसका एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि जितना मिल रहा है उतना फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता है, कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है. तो एग्जेम्प्ट कैसा रहेगा, इसमें से जो अमाउंट लिस्ट रहेगा, जो सबसे कम आएगा, मिलने वाला हाउस रेंट से माइनस हो जाएगा. इसमें से जो अमाउंट कम आएगा, इस 3 में से जो अमाउंट लिस्ट होगा, मिलने वाला हाउस रेंट से माइनस हो जाएगा. बोलने का मतलब है अलावेंसेस कितना मिल रहा है, आपको लेना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, फिर 50% ऑफ सैलरी लेना है या 40% ऑफ सैलरी लेना है. अगर 50% लेना है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में, 40% लेना है अदर देन मेट्रो सिटीज़ का. तो नॉर्मल लॉजिक ये बोलता है इस 3 अमाउंट में से, मतलब 1, 2, 3, इस 3 में से जो सबसे लोअर आएगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा. मतलब मिलने वाला पैसा हाउस रेंट अलावेंसेस टैक्सेबल पूरा नहीं होगा, इसमें से जो कम आएगा उसको लेस करके टैक्सेबल करिएगा. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है 10% ऑफ सैलरी. आपके दिमाग में आएगा सैलरी, यहाँ पे सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पे सैलरी के अंदर आएगा बेसिक, डीए कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, और कमीशन एट फिक्स % ऑन टर्नओवर पे आपको देना पड़ेगा. फिर देखिए कुछ सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एम्प्लॉय एंटाइटल नहीं रहता है एचआरए के एग्जाम्पशंस में. नॉर्मली एचआरए के एग्जाम्पशंस मिलता है, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहाँ पे वो एंटाइटल नहीं रहेगा, उसको वो एचआरए का एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकता. तो क्या सिचुएशन है जहाँ पे वो एचआरए का एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकता. नंबर 1, अगर एसएससी खुद के घर में रहता है. भाई अगर हम खुद के घर पे रहता है तो मेरे को मिलने वाला रेंट तो हम कहीं स्पेंड ही नहीं कर रहे, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. जहाँ पे हम कोई भी तरह का रेंट या फिर कोई भी तरह का खर्चा नहीं करते टुवर्ड्स रेंट पेमेंट, तो भी मेरा कोई भी चीज़ का एग्जेम्पशन मेरे को नहीं मिलेगा. अगर रेंट पेड जो भी कर रहे हैं, वो अमाउंट जो रेंट पे कर रहे हैं वो लेस है 10% ऑफ सैलरी के कंपेयर पे, तो मेरे को कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. मूविंग ऑन टू द रिटायरमेंट बेनिफिट. वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट इज पेंशन. देखिए मंथली पेंशन अगर हुआ तो टैक्सेबल रहेगा हर तरह के एम्प्लॉय के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मंथली पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय. लेकिन अगर मंथली पेंशन नहीं है
आप उसको लमसम में ले रहे हो, आप किस में ले रहे हो, लमसम में ले रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट को मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो होली क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, होली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को मिलेगा तो होली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर कम्यूटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो इसका एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे भैया, फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट मतलब यहाँ पे एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे पेंशन के साथ क्या ग्रेचुइटी भी मिल रहा है कि ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है। अगर पेंशन के साथ साथ ग्रेचुइटी भी मिल रहा है तो पेंशन का जो फुल पेंशन रहेगा, जो फुल पेंशन रहेगा उसका 1/3 कर देंगे और मेरे को एग्जेम्पशन अमाउंट आ जाएगा। और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो हाफ करेंगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। मान लीजिए मेरे को पेंशन मिलता है 5,000 रुपया पर मंथ। मान लीजिए मेरे को पेंशन मिलता है 5,000 रुपया पर मंथ, जिसमें से 50% मैंने कन्वर्ट कर दिया है। 50% कन्वर्ट करके मेरे को मिल रहा है 1 लाख रुपया। तो बोलने का मतलब है ये जो 50% आपने कन्वर्ट किया उसके बदले आपने कितना ले लिया, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया लमसम अमाउंट हो रहा है। तो ये 1 लाख पे 1/3 और मतलब हाफ और 1/3 नहीं होगा, ये 50% 1 लाख है। इसको कंप्लीट करिए, इसको पूरा करिए कि अगर 50% 1 लाख है तो फुल पेंशन कितना होगा। 50% अगर 1 लाख है तो फुल पेंशन कितना होगा, उसको कन्वर्ट करिए, उसी को बोलेंगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। उसका हाफ या 1/3 आप करेंगे तो आपका एग्जेम्पशन अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग निकालने वाले हैं एग्जेम्पशंस की तरह वो है नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज नोन एज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए, बहुत क्लियर कंसेप्ट है। बोलता है अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहेगा तो होली एग्जेम्प्ट है, नथिंग इज टैक्सेबल। बट अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कवर्ड है अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972, जो कवर्ड है अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972, तो इनमें से जो सबसे लीस्ट अमाउंट आएगा उतना एग्जेम्प्ट कर देंगे। इनमें से जो सबसे लीस्ट अमाउंट आएगा हम लोग उसको उतना क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। लीस्ट अमाउंट क्या है, नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 1 क्या बोलिए, अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 2 20 लाख। नंबर 3 15/26। नंबर 3 बोलता है 15/26 इनटू सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑफ पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख। थर्ड लिमिट क्या है, 15/26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। मान लीजिए ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, मैंने 20 साल 8 महीना काम किया तो ये 6 महीने से ज़्यादा है तो ये 21 साल हो जाएगा। और यही 20 साल 2 महीने रहता है तो इसको कितना लेते हैं, 20 साल। बोलता है कि अगर कंप्लीटेड ईयर तो लेना है, लेकिन अगर वो कंप्लीटेड ईयर के बाद कोई 6 मंथ से एक्सेस मंथ भी काम किया है तो उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, और 6 मंथ से कम काम किया तो इस साइड को कंप्लीट कर दीजिए। आर वी थ्रू विद दिस। यहाँ पे भी देखो सैलरी है, लेकिन अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है, सैलरी का डेफिनेशन जो है वो है लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए ओनली, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए ओनली। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ग्रेचुइटी अगर एक ऐसे एम्प्लॉय को मिल रहा है जो कवर्ड नहीं है ग्रेचुइटी एक्ट में, तो अगर एक ऐसा एम्प्लॉय जो कवर्ड नहीं है ग्रेचुइटी एक्ट में फिर भी उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो लॉ बोलता है इनमें से जो सबसे लीस्ट रहेगा मिलने वाला ग्रेचुइटी को उससे एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। तो क्या है बोल रहा है, अमाउंट रिसीव 20 लाख, सेम टू सेम है। यहाँ पे बोल रहे ऊपर जो 15/30 था यहाँ पे 15 जो 15/26 था यहाँ पे वो 15/30 है। वहाँ पे जो सैलरी था यहाँ एवरेज सैलरी आपको लेना पड़ेगा। अब एवरेज सैलरी कैसा, वहाँ पे जैसे सैलरी का डेफिनेशन बेसिक सैलरी प्लस डीए था, यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन सेम सैलरी का डेफिनेशन है जो एचआरए में। अब एचआरए का सैलरी का डेफिनेशन क्या है बेटा बोलिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन फिक्स % ऑन टर्नओवर, उसको निकाल के एवरेज करके उसको इनटू करना एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 20 ईयर्स और 8 मंथ भी लूँगा फिर भी इसको 20 ईयर्स ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीटेड ईयर ही लेना है। 1 साल कंप्लीट होगा उसी को लेना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पे एवरेज सैलरी मतलब आपको एवरेज निकालना है, तो कितना महीना का एवरेज निकालना है, बोलता है लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज निकाल दो प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस मंथ में आप रिटायर कर रहे हैं वहाँ से लास्ट 10 मंथ्स का निकाल दो, वही आपका ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन निकल जाएगा। अब आ जाता है लीव सैलरी। अब लीव सैलरी में कुछ भयंकर अमेंडमेंट्स है, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स है। लीव सैलरी क्या बोलता है, लीव सैलरी बोलता है ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप लीव सैलरी लेते हैं तो वो टैक्सेबल रहता है इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। मतलब अगर लीव सैलरी
आप हर साल इन कैश कर लेते हैं, मतलब एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट ट्रीट नहीं करते, तो हर साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, हर साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यही लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो वो होली एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये जो लीव सैलरी है वो एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट अगर मिलेगा तो, और ऐसे अगर लीव सैलरी हर साल मिलेगा, चाहे आप जो भी जात के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, उसके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप लमसम में लेंगे तो रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ भी तरह का टैक्सेबिलिटी अलाइज नहीं होता, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट है और रिसीव कर रहे हैं लमसम लीव सैलरी, तो लॉ बोलता है देखिए कुछ आपके लिए एग्जाम कर देंगे, मतलब जितना पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ पैसा हम आपके लिए क्या कर देंगे, एग्जाम, मतलब आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है, बोल रहा है अमाउंट रिसीव्ड, ये जो 3 लाख है ये 3 लाख अब हट चुका है, नाउ इट इज 25 लाख, नाउ इट इज 25 लाख। फिर सी नंबर बोलता है आपको क्या करना है, एवरेज सैलरी इंटू 10 कर देना है, एवरेज सैलरी इंटू 10 कर देना। आर वी थ्रू विद दिस, एवरेज सैलरी इंटू 10 कर देना है। फिर देखो वो क्या बोलता है, लीव्स अलाउड, 4th नंबर बोलता है लीव्स अलाउड, कितना छुट्टी तुमको मिल रहा है वो बताओ, उसको इंटू करो कि पूरे जिंदगी में तुमको कितना छुट्टी मिला। मान लो तुमको साल का छुट्टी मिलता है 30 और तुमने काम किया 20, तो 30 इंटू 20 यही करने बोल रहा है ये, ठीक है। साल का छुट्टी जितना अलाउड है, कितना साल काम किया उसको उससे इंटू करो, माइनस कर दो कि कितना छुट्टी ले चुके हो, तो उससे हम लोग का आ जाएगा कि लीव कितना सेव कर चुके हैं, इतना छुट्टी मिल रहा है, इतना छुट्टी ले चुके हैं, लीव सेव आ जाएगा, यस और नो। इतना छुट्टी मिल रहा है, इतना छुट्टी ले चुके हैं, तो इतना वाला सेव कर रहे हैं, तो सेवी को तो टैक्सेबल करेंगे ना, तो सेव जो अमाउंट आएगा उसको डेली या मंथली सैलरी से इंटू कर देंगे। आर वी थ्रू विद दिस। अगर लीव्स अलाउड नहीं है, मतलब बोल रहे लीव्स अलाउड आर मोर देन 30 डेज या 1 मंथ, जो भी ये लीव्स अलाउड है मोर देन 30 डेज या 1 मंथ है, वो एक्सेस को इग्नोर कर देंगे, एक्सेस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब 40 दिन का छुट्टी है, टैक्स कंप्यूट करते हुए उसको 40 नहीं बोलेंगे, उसको 30 ही दिन देंगे। आर वी थ्रू विद दिस, बोलने का मतलब समझ आया, ओके। यहाँ पे एवरेज सैलरी भी लास्ट 10 मंथ्स है, लेकिन यहाँ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट है। आर वी थ्रू विद दिस। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंपेंसेशन। समझ जाइए कि रेंट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का डिडक्शन इस प्रकार होता है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड एक तरह का ऐसा फंड होता है जो हम लोग उसमें अपना रिटायरमेंट बेनिफिट देखते हैं। अब जो प्रोविडेंट फंड होता है बेटा, पीएफ का मैं बात करूं, एक सेकेंड। सो बच्चा लोग, मैं बात करता था प्रोविडेंट फंड का, मैं बात कर रहा था किसका बताइए, प्रोविडेंट फंड का। तो लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एम्प्लॉय है और आपने प्रोविडेंट फंड करवाया है, प्रोविडेंट फंड एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये एक ऐसा फंड है जिसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। तो देयर इज अ amount which has been contributed by employer is known as employer's contribution, and there is also an contribution which is contributed by an employee is known as employee's contribution. Both this contribution are kept in the provident fund and this been invested somewhere or anything, और at the end आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी कि प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको समझ आया प्रोविडेंट फंड में। तो ध्यान से समझिए, प्रोविडेंट फंड जो होता है बेटा वो बहुत सारे टाइप्स का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स का प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। अब जिसमें से बहुत सारा टाइप्स का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें से आपको 3 मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फिर थर्ड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फिर मतलब सेकंड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और थर्ड होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो अगर मैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का बात करूं तो लॉ बोलता है कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एम्प्लॉय कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन मिलता है 80C में। उसी तरह से अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, और उस पे मिलने वाला, ऐसे प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, और कभी ना कभी बुढ़ापा में आप इसका रीपेमेंट लेंगे, वापस से लेंगे, तो ये फुल्ली क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। दिस विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बात करूं तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। और अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर का
तो ध्यान रखिएगा टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। सेम है जो अपने पढ़े थे, इट इज टैक्सेबल इन द एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। मतलब अगर आप 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 12% जितना एग्जेम्प्ट, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो सैलरी यहाँ पे है ये सेम एज इन HRA है। और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5%, और कोई भी तरह का रीपेमेंट होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर मैं बात करता हूं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। बहुत सिंपल है, अगर एम्प्लॉय कोई भी तरह से कंट्रीब्यूशन करता है तो उसमें कोई भी डिडक्शन 80C का अवेलेबल नहीं होता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उस समय कोई टैक्सेबल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड उस समय कोई टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन जिस दिन ये हमको रीपेमेंट मिलेगा, तो बेटा एक बात बताना, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 4 तरह का पेमेंट होता है। एक होता है रीपेमेंट में, एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट, एक होता है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट। तो लॉ बहुत सिंपल सा बात करता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर देंगे हम लोग सैलरी हेड में। एम्प्लॉई के ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा, और ये जो इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल कर देंगे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यही हम लोग पढ़े थे, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे परक्विजिट्स की तरफ। तो परक्विजिट्स में हम लोग जो पढ़े थे, सबसे पहले ये पढ़े थे, परक्विजिट्स 2 तरह के होते हैं। एक परक्विजिट्स होता है जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलता है, और एक परक्विजिट्स होता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलता है। बोलने का मतलब है परक्विजिट्स एक होता है जो ऑल एम्प्लॉय को मिलता है, और परक्विजिट्स एक ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलता है। तो अगर कोई परक्विजिट्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिल रहा है तो पता कैसे करेंगे कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि कौन है। हम बोले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कौन होता है, कंपनी का डायरेक्टर। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर है, अगर आप क्या है कंपनी के डायरेक्टर है, तो आपको माना जाएगा यस यू आर माई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर दूसरा एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय जिसका वोटिंग पावर 20% या उससे ज्यादा रहता है कंपनी में, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है। थर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय जिसका सैलरी मोर देन 50,000 ईयरली है, तो वो हम लोग के लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है। अब आ जाइए परक्विजिट्स में। परक्विजिट्स का मतलब होता है एक ऐसा बेनिफिट जो आपको काइंड में रिसीव होता है। इट्स अ बेनिफिट इन काइंड, इट्स अ बेनिफिट इन काइंड। तो ऐसा कोई भी बेनिफिट जो आपको काइंड में रिसीव होता है उसको हम लोग परक्विजिट्स बोलते हैं। यानी कि मैंने आपको घर रेंट पे लेने का पैसा दिया, तो वो पैसा इज एन अलाउंसेस, बट मैंने आपको घर ही दे दिया रेंट पे रहने के लिए, देन इट इज कॉल्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब ये देखिए सबसे पहला परक्विजिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। परक्विजिट्स में हम लोग एग्जेम्प्ट अमाउंट नहीं निकालते, हम लोग डायरेक्ट टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं जिसपे हम लोग टैक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन में सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई भी तरह का गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल है, तो हम लोग यहाँ के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज का। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा था, ये 2001 के सेंसस के हिसाब से था, बट इसको अब अमेंड करके 2011 के सेंसस के हिसाब से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, ध्यान से सुनिए। चेंजेस ये है कि अगर आपका पॉपुलेशन 15 लाख तक है, अगर आपका पॉपुलेशन 15 लाख तक है, मतलब इट डज नॉट एक्सीड 15 लाख, देन आपको टैक्स देना है 5% ऑफ सैलरी में। ठीक है, अगर आपका पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा है बट 40 लाख तक है, तो आपको टैक्स देना है 7.5% ऑफ सैलरी में। ठीक है, और अगर आपका पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना है 10% ऑफ सैलरी में। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलता है कि मैं आपको, एम्प्लॉयर आपको घर दे रहा है रहने के लिए। एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, घर देना है रहने के लिए। तो अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को घर दे रहा है रहने के लिए, तो वो घर हो सकता है एम्प्लॉयर का खुद का हो, या फिर वो रेंट पे लेकर आपको दे रहा हो। तो अगर एक ऐसा घर जो एम्प्लॉयर का खुद का है, तो हम लोग उस पूरे घर, वो तो घर दे रहा है आपको रहने के लिए, तो इट्स अ परक्विजिट, इट्स अ बेनिफिट इन काइंड। तो हम लोग कितना टैक्सेबल करेंगे भैया, हम बोले ध्यान से सुनो। अगर वो एक ऐसा एकोमोडेशन दे रहा है जो ओन्ड बाई क्या है, एम्प्लॉयर है, एकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर,
ओके अगर कोई एकोमोडेशन जो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एनी एकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो अगर कोई एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे कि मैंने वो घर दिया तो उसका पॉपुलेशन किस एरिया में है। अगर उसका पॉपुलेशन 15 लाख तक है, अगर उसका पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो टैक्सेबल होगा 5%। 15 लाख से ज़्यादा है, 40 लाख तक है तो टैक्सेबल होगा 7.5%। 40 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अगर कोई एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, जो पहले हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते थे, अब हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। नोट में हम लोग लिखेंगे द रेंट फ्री एकोमोडेशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग द पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। ओके, अगर एकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट और लीज है, इफ एन एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट और लीज, मतलब एम्प्लॉयर जो आपको दे रहा है वो रेंट पे लेके दे रहा है, वो जो घर आपको दे रहा है रहने के लिए वो खुद रेंट पे लेके दे रहा है। तो इसमें क्या है, जो पहले 15% ऑफ सैलरी था अब वो हो चुका है 10% ऑफ सैलरी। वो अब क्या हो गया बोलिए, 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर टैक्सेबल होगा। मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेके दे रहा हूं, तो अगर कोई मैं प्रॉपर्टी आपको रेंट पे मैं खुद ले रहा हूं और आपको दे रहा हूं तो टेकन ऑन रेंट एंड गिवन यू, तो मेरा कुछ एक्चुअल रेंट होगा वो या आपके सैलरी का 10%, विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला है आज भी रिपीट करता हूं, अगर किसी भी तरीका से कोई भी पेमेंट परक्विजिट्स देते वक्त किसी भी तरीका से कोई भी पेमेंट आप एम्प्लॉय से ले रहे हैं तो वो एम्प्लॉय से वो जो पेमेंट आप एम्प्लॉय से ले रहे हैं वो टैक्सेबल वैल्यू से माइनस हो जाएगा। बोलने का मतलब है, मान लीजिए 10% ऑफ सैलरी 50,000 आता है, एक्चुअल रेंट आता है 75,000, ठीक है, विच एवर इज लोअर, टैक्सेबल कितना हुआ 50,000। अब ये जो टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट्स का ये माइनस कर दोगे। अगर कोई भी तरह का पेमेंट आप एम्प्लॉय से ले रहे हो, मान लो मैं एम्प्लॉय से 2,000 पर मंथ करके रेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो 24,000 हुआ ना 12 महीना का, तो 24,000 माइनस कर दोगे। अब ध्यान से सुनो, एक और चीज जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे ये है, होप सो आप ये अमेंडमेंट फॉलो कर रहे हैं बेटा, ठीक है। नोट्स, इफ एकोमोडेशन इज फर्निश्ड, अगर एकोमोडेशन फर्निश्ड है, एकोमोडेशन फर्निश्ड है मतलब मैं आपको घर को रेंट पे तो दे रहा हूँ, बाप रे बाप, सो मच कॉल्स। सो बच्चा लोग, अगर जो मैं एम्प्लॉयर आपको घर दे रहा है वो घर फर्निश्ड भी है बेटा, फर्निश्ड मतलब फर्नीचर्स के साथ है, तो ऊपर जो एकोमोडेशन जैसे निकालते हो वैसे निकालोगे, और फर्नीचर वो दे रहा है वो दूसरा परक्विजिट्स है तो उसको टैक्सेबल कर दोगे। क्या टैक्सेबल होगा, सेम। अगर वो आपको अपना फर्नीचर दे रहा है तो उस फर्नीचर का 10% टैक्सेबल हो जाएगा, तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और अगर वो रेंट और लीज पे लिया है तो एक्चुअल रेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एकोमोडेशन अगर आप उसको होटल में करवा रहे हैं तो बहुत सिंपल है, जितना आप भाड़ा दे रहे हैं होटल का या 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल इन इट्स हैंड, ठीक है। कब होटल में रहना टैक्सेबल नहीं होगा, अगर उसका एकोमोडेशन एक्सीड नहीं करता 15 दिन से ज्यादा का, ठीक है। फिर आगे बढ़े थे हम लोग ये सीखे थे कि यहाँ पे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस होगा, और मीनिंग ऑफ सैलरी में जिस तरह की आप हाउस रेंट अलाउंसेस में सैलरी का मतलब अलग है, ग्रेचुइटी में सैलरी का मतलब अलग है, तो यहाँ पे परक्विजिट्स में सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी, डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब रहेगा, बट परक्विजिट्स और प्रोविडेंट फंड छोड़ के रहेगा। आर वी थ्रू विद दिस? अच्छा, फिर हम लोग सिखाए थे टू हाउस ऑन ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय टू हाउस ऑन ट्रांसफर्स? टू हाउस ऑन ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को एक साथ 2 घर देते हैं और वो 2 घर यूज करता है, तो बोलता है जिस समय पे एम्प्लॉय के पास वो 2 घर रहेगा तो उसका पहला 90 दिन हम लोग वो 2 घर में से वो हाउस टैक्सेबल करेंगे जिसका लोअर वैल्यू है। 90 दिन बाद हम लोग दोनों हाउस को टैक्सेबल कर देंगे। यही है टू हाउस ऑन ट्रांसफर, ठीक है। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। बोलने का मतलब है अगर कोई भी चीज जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन एम्प्लॉय रखा है लेकिन उसका पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, वो जो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय है, जो पेमेंट करने का ड्यूटी किसका, एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉयर कर रहा है तो टैक्सेबल कर देंगे। देखिए इतना सारा बेनिफिट तभी दे सकते हैं अगर आप ऐसे करके एम्प्लॉयर से मांगेंगे तो आपको मिलेगा। यू मस्ट हैव दिस, राइट। लड़के नहीं कर सकते ये वाला चीज। देखो कुछ
स्पेशल लड़कियां होगी जो अपने बॉस को कंट्रोल में रख सकते हैं, वो तो ऐसे करना है कि सर छुट्टी मिलेगा, छुट्टी मिल जाएगा। चलिए और नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर आपको किसी भी समय में ESOP मिल रहा है या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, आपके लॉ टीचर आपको बताए होंगे ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ऐसा शेयर्स है जो एम्प्लॉय को मिलता है मार्केट वैल्यू से कम दाम में। तो अगर आपको मार्केट वैल्यू से कम दाम में मिल रहा है, इट्स अ बेनिफिट इन काइंड, तो जितना कम दाम में आपको मिल रहा है उतना टैक्सेबल कर देंगे। मान लीजिए मार्केट वैल्यू चल रहा है 500, आपको मिल रहा है 100, तो 400 रुपया पर शेयर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन बहुत इजी है अगर आप इंटरेस्ट सेव करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप इंटरेस्ट सेव करते हैं, मान लीजिए अगर आप SBI से बैंक में गए, SBI बैंक में लोन मांगने, तो वो आपको लोन दे रहा है 10% इंटरेस्ट पे, बट वही आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाके लोन मांगे तो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है 3% में, तो कितना इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं आप? 7%। वो 7% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज आप इंटरेस्ट सेव करते हो। तो इंटरेस्ट कम मतलब बैंक से ले रहे हो तो आपको मिल रहा है 10% में, बट आप अपने एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 3%, 7% यू आर सेविंग, दैट 7% विल बी टैक्सेबल। अब इसका सम्स कैसे करते हैं मैंने आपके साथ कॉपी में प्रॉपर डिस्कस किया, इसका सम्स करते हुए आप उसको गो थ्रू करिएगा। अच्छा, कब ये टैक्सेबल नहीं होगा? अगर लोन का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं है और लोन लिया जा रहा है एम्प्लॉयर से कोई स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ध्यान से समझिए, अगर एम्प्लॉयर आपको कोई मूवेबल एसेट यूज करने दे रहा है, तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर अगर यूज करने दे रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अदर एसेट्स वो दे रहा है आपको यूज करने, अदर एसेट्स वो आपको दे रहा है यूज करने, अदर एसेट्स, तो अदर एसेट्स मतलब लैपटॉप एंड कंप्यूटर छोड़ के और मोटर कार को छोड़ के लैपटॉप एंड कंप्यूटर तो नहीं ले, अगर मोटर कार को छोड़ के कोई अदर एसेट्स भी दे रहा है तो आप क्या करेंगे? जो भी उसका एक्चुअल कॉस्ट है 10% पर एनम टैक्सेबल कर देंगे, और अगर वो खुद रेंट पे लेके आपको दे रहा है तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस है उतना टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ एन मूवेबल एसेट। ट्रांसफर ऑफ एन मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको कम दाम में जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको कम दाम में एक एसेट्स को ट्रांसफर कर दे रहा है, ओनरशिप दे रहा है। मान लो मैंने एक एसेट खरीदा जिसका दाम 10 लाख है, आज के समय पे उस पर डेप्रिसिएशन लगा के देख रहे हैं तो जो 10 लाख में मैंने खरीदा था वो 7 लाख का आज का करंट वैल्यू, बट मैं आपको 1 लाख में दे दिया। तो आप मेरा बात समझे, हुआ क्या आपके साथ? मैंने खरीदा 10 लाख में, 2020 में मैंने उसको खरीदा था 10 लाख पे, 2024 में उसका जो वैल्यू है वो करीब 6 लाख है। तो यहाँ पे ये 10 लाख से 6 लाख क्या हुआ बोलिए? तो डेप्रिसिएशन हुआ। और वो जो 6 लाख 2024 का दाम है ना, मैंने आपको 6 लाख में भी नहीं दिया, मैंने आपको 2 लाख में भी दे दिया, 2 लाख में दे दिया। तो आप मेरे को बता सकते हैं कितना टैक्सेबल हुआ? 4 लाख टैक्सेबल हुआ भैया, क्योंकि डेप्रिसिएशन 6 लाख का था, 2 लाख में दे दिया, आपने 4 लाख सेव किया, इट इज टैक्सेबल। तो भैया कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे? मैंने बोला ध्यान से देखो कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट शैल बी, क्या टैक्सेबल होगा? एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, मेरा क्या कॉस्ट पड़ा उसको खरीदने में, उसको आप रिड्यूस कर दीजिए बाय फॉलोइंग परसेंटेज ऑन कंप्लीटेड ईयर ऑफ एसेट पुट टू यूज बाय द एम्प्लॉयर। बोलने का मतलब है मैंने जितना साल उसको यूज कर उसको हर साल डेप्रिशिएट कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको चेक करिए कि मैंने अगर आपको कितना में दिया है, राइट। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WV पे डेप्रिशिएट हो जाएगा, मोटर का 20% ऑन द बेसिस ऑफ WDV में डेप्रिशिएट होगा, और कोई भी अदर एसेट्स है तो 10% ऑन द बेसिस ऑफ SLM डेप्रिशिएट होगा। मान लीजिए 1 सितंबर 2020 को मैंने एक गाड़ी खरीदा 30 लाख में, ठीक है, और हम लोग का प्रीवियस ईयर चल रहा है मान लीजिए 23-24, मैंने आपको ये गाड़ी बेच दिया 2 लाख में। आप कौन हुए? मेरे एम्प्लॉय। तो आपको कितना टैक्सेबल होगा? भैया ट्रांसफर होगा। हम बोले हाँ, तो कंप्लीटेड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो भैया देखो 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2020 से लेके 1 सितंबर 2021 1 साल, फिर 1 सितंबर 2021 से लेके 1 सितंबर 2022 2 साल, ठीक है, फिर 1 सितंबर 2022 से लेके
1 सितंबर 2023 3 साल। आर वी थ्रू विद दिस? फिर 1 सितंबर 2023 से लेके 1 सितंबर 2024 4 साल। लेकिन मेरा अभी तक कंप्लीटेड कितना साल हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 3 साल कंप्लीट हुआ है मेरा। अभी तक कंप्लीट कितना हुआ? 3 साल हुआ है, क्योंकि 24 तो अभी सितंबर 24 मेरा प्रीवियस ईयर ही 23-24 है, तो मैं इतना दूर नहीं जा सकता। तो मेरे को डेप्रिशिएट करना है कितना साल के लिए? 3 साल। तो ये मोटर कार कितना % डेप्रिशिएट होगा WDV पे? 3 बार पे। आर वी थ्रू विद दिस? यही होता है कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, ये इग्नोर करिए। ओह, अब देखिए, अगर एम्प्लॉयर फ्री फूड दे रहा है, चाय समोसा कॉफ़ी ये सब टैक्स फ्री है, लेकिन अगर वो मील दे रहा है तो मील में रूल है कि 50 रुपये पर मील तक अगर कोई अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹50 पर मील है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई अमाउंट है जो आपको मील कम दे रहे हैं इन एक्सेस ऑफ ₹50 पर मील टैक्सेबल हो जाएगा। इन एक्सेस ऑफ ₹50 पर मील क्या हो जाएगा बोलिए? टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट का बात करें, मान लीजिए हम 100 रुपये का दे रहे हैं तो 50 रुपये एग्जाम, 50 रुपये टैक्सेबल। गिफ्ट का बात करें तो टैक्स फ्री होगा अगर वैल्यू ऑफ गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 5000। इसका 2 ट्रीटमेंट होता है, ऑल्टरनेटिव व्यू होता है। 5000 अगर 10,000 का गिफ्ट दिए तो 10,000 पूरा टैक्सेबल हो सकता है, नहीं तो 10,000 माइनस 5,000 जो बच रहा है 5,000 वो भी टैक्सेबल हो सकता है। आपको अगर आप मान लीजिए एग्जाम में 12,000 दिया हुआ है तो टैक्सेबल आप पूरा 12,000 करेंगे और नोट में ऑल्टरनेटिव व्यू दे देंगे। इन केस ऑफ गिफ्ट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव व्यू दैट इज 12,000 माइनस 5,000 दैट इज 7,000 वुड बी टैक्सेबल। ये ऑल्टरनेटिव व्यू लिखने से आपको हेल्प मिल जाएगा एग्जाम में। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। फिर क्या आता है बताइए? क्रेडिट कार्ड बोलता है कि एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेंबरशिप फीस, अगर कोई भी तरह का खर्चा जिसमें इंक्लूड करता है मेंबरशिप फीस एंड एनुअल फीस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड और कार्ड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर। बोलने का मतलब है आपको कोई भी तरह का क्रेडिट कार्ड दिए है वो फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप या आपके घर वाले यूज करते हैं। कब टैक्सेबल नहीं होगा? अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए सिर्फ दिया गया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर बोलता है क्लब फैसिलिटी, कोई भी तरह का जिम विम का आपको फैसिलिटी दिया जाया है तो कुछ केसेस है जहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्लब का तो आपके लिए हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये सबके लिए होता है। बिजनेस में आप कोई हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर, मतलब सिर्फ आपको नहीं सभी को देते हैं तो फिर कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं आता है। ठीक है, ये सब आप गो थ्रू करिएगा, इसमें कुछ नहीं है। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर आपको मिल रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चिल्ड्रन एडुकेशन बहुत सिंपल है कि अगर आपका बच्चा को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चा को पैसा नहीं दे रहा हूँ, एडुकेशन अलाउंसेस नहीं दे रहा हूँ, मैं बच्चा को पढ़ा रहा हूँ चाहे अपने स्कूल में चाहे कहीं भी जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो लॉ बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि जो फीस चार्ज हो रहा है सिमिलर स्कूल में सिमिलर लोकेलिटी में, मान लीजिए जिस लोकेलिटी में आपका बच्चा पढ़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस लोकेलिटी का जो सिमिलर स्कूल का जो फीस रहेगा उसको चेक करेंगे। और एग्जेम्प्ट कब होगा? अगर वैल्यू एक्सीड ना करे 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, ध्यान रखिएगा, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सीड ना करे। ठीक है, एक्सीड ना करे। मान लीजिए 1,300 है तो पूरा 1,300 टैक्सेबल हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? अच्छा, उसके बाद ये मोटर कार का बहुत सिंपल सा था कि ये मोटर कार जो हम लोग मिल रहा है, ये दिस मोटर कार इज बेसिकली यूज ऑफ मोटर कार। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज ऑफ मोटर कार। एक चीज अपने दिमाग में जहन में डाल लीजिए, आज मैं आपको सैलरी रिवाइज करा रहा हूँ, आज आप इसको कंप्लीट करेंगे, कल हम लोग इससे रिलेटेड 5 सम्स करेंगे। तो प्लीज़ मैं 115 BAC भी आपको बता रहा हूँ सैलरी से रिलेटेड, प्लीज़ इसको आज कंप्लीट करिए, कल हम लोग एकदम रेडी रहिएगा। ठीक है, अगर आप रेडी है तो मेरे को बताइएगा रेडी है आप लोग। देखिए, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करिए, खाली बोरियत में मत रहिए। आ जाइए केसेस। मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या पढ़ाना? मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या ये बैठ के सब क्लास खत्म कर? कोई इंटरेस्ट है मेरा? कुछ नहीं है मेरा इंटरेस्ट। कौन सा मेरा यूट्यूब भी मॉनिटरी जो मैं कमा रहा हूँ, मेरे को नीड नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए, आपको एफर्ट्स डालने के लिए कि मैं अगर 1 घंटा बैठ सकता हूँ तो आप भी बैठ सकते हैं अपने सारे काम को खत्म करके। बेटा उठ जाइए बेटा, अगल बगल वाला ऐसे ही तुम लोग को इतना गरिया रहा है, नहीं हुआ ये हैंड तैन, दिखा दो कि कुछ कर सकते हो। कहा दे तुम्हारा भैया, छोटा मोटा आदमी हो क्या? When motor car is owned or hired by the employer,
व्हेन मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। बोलने का मतलब है कि आपको एम्प्लॉयर गाड़ी दे रहा है, ठीक है। अब गाड़ी जो भी है वो किसका है, एम्प्लॉयर का है, आइदर ओन्ड हो या हायर्ड हो, एम्प्लॉयर का है। तो गाड़ी दे रहा है, किस लिए दे रहा है, 3 पर्पस के लिए दे सकता है, ऑफिशियल पर्पस के लिए दे सकता है, बोथ प्राइवेट और ऑफिशियल पर्पस के लिए दे सकता है, मतलब पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए दे सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए दे सकता है। यही 3 कारण से आपको गाड़ी दे सकते हैं। तो लॉ बहुत सिंपली बोलता है कि ध्यान से देखिए, आपको मैं सिर्फ कार तो दे रहा हूँ, आपको मैं कार यूज़ करने दे रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है मैंने उस कार से रिलेटेड आपको मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ, उसको चलाने उलाने का, साथ साथ हो सकता है मैं आपको शॉफर भी दे सकता हूँ। शॉफर मतलब ड्राइवर भी दे सकता हूँ। तो अगर आपको मैं जो गाड़ी दे रहा हूँ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दे रहा हूँ तो कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी। अगर मैं पर्सनल के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल के लिए, तो बोलता है जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर करता है उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, प्लस ड्राइवर का खर्चा जो वो दे रहा है, प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, उतना अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे, माइनस कर देंगे वो अमाउंट अगर मैं एम्प्लॉय से ले रहा हूँ। सुनो ध्यान से सुनो, एम्प्लॉय है, उसको हम गाड़ी दे रहे हैं, मोटर कार दे रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो गाड़ी दे रहे हैं तो गाड़ी पे जो मैं खर्चा करता हूँ, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, वो ऐड होगा टैक्सेबिलिटी में, प्लस ड्राइवर दे रहा हूं तो उस ड्राइवर का जो खर्चा मैं दे रहा हूं उसको ऐड कर देंगे टैक्सेबिलिटी में, प्लस गाड़ी तो दे रहा हूं ना तो कॉस्ट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद ये अमाउंट टैक्सेबल हुआ। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय से कुछ पैसा ले भी रहा हूं तो उसको लेस करके टैक्सेबल करेंगे, यही वो बोलता है बेटा। डन है ना अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि अगर आप यूज कर रहे हैं प्राइवेट और पर्सनल दोनों के लिए, मतलब सॉरी ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए, ऑफिशियल ड्यूटी और पर्सनल दोनों के लिए, तो बोलता है क्या उसका खर्चा चलाने उलाने का एम्प्लॉयर ही देता है, गाड़ी तो दिए ही दिए, साथ साथ उस पर रनिंग का खर्चा भी देता है। अगर ऐसा है तो गाड़ी का सीसी चेक करेंगे। अगर गाड़ी का सीसी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक का है तो टैक्सेबल करेंगे 1800 रुपया पर मंथ, प्लस कर देंगे 900 रुपया पर मंथ अगर शॉफर भी दे रहे हैं। गाड़ी का लिमिट 1.6 लीटर तक है तो क्या करेंगे बताइए, कितना टैक्सेबल करेंगे, 1800 पर मंथ प्लस 900 रुपया पर मंथ टैक्सेबल कर देंगे। अगर गाड़ी 1.6 लीटर के अबव है तो टैक्सेबल करेंगे 2400 पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ अगर शॉफर भी दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, देखो यहां पे मैंने आपको जो गाड़ी दिया, मतलब जो भी आपको दिया वो पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के लिए, तो क्या सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है? अगर सारा खर्चा एम्प्लॉयर करे, चाहे पर्सनल के लिए यूज करो चाहे ऑफिशियल के लिए यूज करो, तो गाड़ी 1.6 लीटर है तो 1800 प्लस 900, और अगर 1.6 से ज्यादा है तो 2400 प्लस 900। और बोलता है कि एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर पर्सनल यूज आर फुल्ली मेड बाय एसएससी। बोलता है गाड़ी दिए हो पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए पर्सनल पर्पस को चलाने का सारा खर्चा एसएससी खुद उठाता है, तो टैक्सेबल कम होगा कि ज्यादा? ऑब्वियस सा बात है बेटा, कम होगा। ध्यान से सुनो, ऊपर वाले केस में आपको गाड़ी दिया, साथ साथ वो जो गाड़ी दिया वो मैं बता दिया आपको ऑफिशियल के लिए भी यूज करना और पर्सनल के लिए भी, तो आप ऑफिशियल के लिए यूज करो चाहे पर्सनल के लिए यूज करो, दोनों का खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पर्सनल का भी वो दे रहा है। यहां पे क्या हो रहा है ना कि पर्सनल का एसएससी खुद दे रहा है, तो यानी कि एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? गाड़ी दे रहा है, साथ साथ ऑफिशियल खर्चा दे रहा है मेंटेनेंस का, पर्सनल का एम्प्लॉय खुद दे रहा है, तो ऑब्वियसली टैक्सेबल कम होगा। तो गाड़ी 1.6 लीटर तक है तो 600 प्लस 900, और 1.6 से ज्यादा है तो 900 प्लस 900। आर वी थ्रू विद दिस बच्चा लोग? ओके, अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे एम्प्लॉय का खुद का गाड़ी है, लेकिन खर्चा उसको चलाने का कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा चलाने का एम्प्लॉयर देता है। अब वो गाड़ी वो किस लिए यूज करता है? अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए तो कुछ टैक्सेबल नहीं है। अगर पर्सनल और प्राइवेट दोनों के लिए यूज करता है, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का,
वंस मोर, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कि गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, तो कार अगर 1.6 लीटर तक का है, कार अगर 1.6 लीटर तक का है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, तो जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है उस खर्चा को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। उस गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉयर का, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है जान, उसको रिड्यूस कर देंगे 1800 रुपया पर मंथ से। प्लस अगर शॉफर भी दिया है तो उसको 900 रुपया पर मंथ से भी रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1800 प्लस 900 माइनस कर देंगे। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ? वंस मोर, कितना टैक्सेबल होगा? अगर गाड़ी 1.6 लीटर तक का है तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे 1800 पर मंथ प्लस 900 से। अगर गाड़ी अबव 1.6 लीटर तक का है तो जितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर कर रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे 2400 पर मंथ प्लस 900 से। आई होप यू आर गेटिंग दिस। बस ये सब का नीड नहीं है। लीव ट्रैवल कंसेशन बेटा बहुत इजी है। आपको ट्रैवल करने का खर्चा, आपको ट्रैवल करने का जो खर्चा है, इट्स अ टैक्स फ्री परक्विजिट्स। आपको ट्रैवल करने का खर्चा कौन दे रहा है? आपको ट्रैवल करने का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, या फिर कुछ कंसेशन दे रहा है आपको घूमने के लिए। आपके साथ, आप अपने परिवार के साथ विद इन इंडिया कहीं भी घूमते हैं तो वो जो लीव ट्रैवल कंसेशन आपको दे रहा है, इट्स एग्जेम्प्ट। मतलब वो आपको भले परक्विजिट्स हो रहा है बट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कब एग्जेम्पशन होगा? अगर जर्नी एयर से परफॉर्म कर रहे हो तो नेशनल कैरियर का जो इकोनॉमिक फेयर है उस रूट का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई ट्रेन व्रेन से कर रहे हो तो फर्स्ट एसी रेल जितना भाड़ा एग्जेम्प्ट रहेगा। रेल नहीं, बस से कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास डीलक्स का एग्जेम्प्ट रहेगा। और कहीं ऐसा जगह जा रहे हो जहाँ पे ना बस जाता ना ट्रेन जाता ना एयर, तो फर्स्ट क्लास एसी का जितना भाड़ा है उतना एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि एग्जेम्पशन आप 2 जर्नी के लिए क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे 2 बच्चा है जो वो 2 बच्चा का होना चाहिए। खुलेआम साढ़े जैसा फैमिली में बच्चा पैदा किए जा रहे हो नहीं चलेगा। मेडिकल फैसिलिटी बहुत सिंपल सा है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका दिमाग एकदम रिलैक्स रहे। एग्जेम्पशन कब मिलेगा? अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम reimbursed for insurance on the health of the employee or any member of his house is fully exempt without any limit। मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया या फिर मेरे मेंबर ऑफ फैमिली का करवाया और वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो प्रीमियम का पैसा है वो एम्प्लॉयर दे देता है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। कोई भी तरह का खर्चा मैं इनकर कर रहा हूँ या रिम्बर्स कर रहा हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय को या उसके घर के किसी भी लोगों को एग्जेम्प्ट बिना लिमिट के एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपना मेडिकल खर्चा कर रहा हूँ इलाज करवाने का या फिर अपने घर वालों का और वो सारा खर्चा कंपनी देता है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर मैंने उस ऐसा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से करवाया जो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर हो, मेंटेन बाय गवर्नमेंट हो, मेंटेन बाय लोकल अथॉरिटी हो या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो या फिर अप्रूव फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेज हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए रिम्बर्समेंट बाय द, ये जो लाइन है, रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑन एनी अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय द एम्प्लॉय फॉर ऑब्टेनिंग इज फैमिली मेंबर्स ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक। देखिए एग्जाम में अगर लिखा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट लिख के साइलेंट है तो आप समझिएगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करना है। उस मेडिकल ट्रीटमेंट को पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा या फिर आप ऐसा करिएगा कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये इस हॉस्पिटल में हुआ है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ है या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हुआ तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वरना वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आउटसाइड कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी है वो टैक्स फ्री रहेगा, जो आरबीआई एक लिमिट देगा। अब बाहर जा रहे हो इलाज कराने तो रहना भी पड़ेगा, तो रहने का जो भी खर्चा होगा उस लिमिट तक एग्जेम्प्ट रहेगा जितना परमिटेड बाय आरबीआई है। और ट्रैवल एक्सपेंसेस देखिए
मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टे एक्सपेंसेस परमिटेड बाय आरबीआई, जितना लिमिट है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस जो भी है पेशेंट का और उसके साथ एक अटेंडेंट का, वो तभी एग्जाम्प्ट होगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड नहीं करता कितना, 2 लाख से। फैमिली के अंदर क्या आता है एक बार देख लीजिएगा। फिर ये कुछ अदर फ्री टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, इसको भी गो थ्रू करिएगा। अच्छा, डिडक्शन वही है जैसा आपने पढ़ा था। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम 5,000, और प्रोफेशनल टैक्स का ये लिमिट याद रखिएगा, अगर कोई भी तरह का अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है उसको अलाउड कर दीजिएगा डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पेमेंट करता है तो पहले वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, बाद में जाके वो डिडक्ट होता है। आर वी थ्रू विद दिस? दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल टैक्सेस। तो मैं आपके साथ ये पूरा सैलरी डिस्कस किया। अब मैं 115 BAC से रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में कुछ अलाउंसेस ऐसा होगा जो यहाँ पे नहीं पढ़े आप, तो अगर कुछ ऐसा अलाउंसेस जो आप यहाँ पे नहीं पढ़े उसको फुल्ली टैक्सेबल करिएगा। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर देता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, बिकॉज ये जाके बेनिफिट देगा एम्प्लॉय को एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए टैक्सेबल होता है। लेकिन मान लो एम्प्लॉयर कुछ एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब का नाटक करके पैसा दे रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। इट्स अ टैक्स फ्री परक्विजिट्स। आर वी थ्रू विद दिस? अब मैं आता हूं आपके साथ 115 BAC को शेयर करने के लिए। अब जब मैं आपके साथ 115 BAC शेयर करता हूं तो एक सेकेंड मैं उसको आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूं। अब ध्यान से समझिए, आपने जितना अभी सैलरी पढ़ा आपने सब पढ़ा। अब आपको सैलरी वो लोग निकालने बोला, तो सैलरी निकालने का क्या कंसेप्ट है? सैलरी निकालने का मतलब होता है कि आप सब लेंगे, ठीक है, सैलरी को सारा प्लस करेंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, ठीक है। इस ग्रॉस सैलरी से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ता है 50,000, ठीक है। अब मैं आपको वो सैलरी को समझा रहा हूं। अगर आपके एग्जाम पेपर में लिखा हुआ कंप्यूट सैलरी इन विच एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC, तो उस केस में आपको मैं जो समझा रहा हूं प्लीज ध्यान से समझिए। अगर एसएससी 115 BAC में ऑप्ट करता है तो लीव ट्रैवल अलाउंसेस का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी तरह का लीव ट्रैवल अलाउंसेस, वो जो आप पढ़ कर आए ना अभी LTC लीव ट्रैवल कंसेशन वाला चीज, वो उसको नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि अगर हाउस रेंट अलाउंसेस दे रहा है वो ऑप्टेड है 115 BAC में, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, यानी कि फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। डन है। नंबर 3, सर्टेन अलाउंसेस मतलब वो अलाउंसेस जो आप पढ़ कर आए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ये सब जो भी अलाउंसेस आप पढ़ कर आए वो उसको टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट TTDC। पहला टी है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। वो अलाउंसेस याद है जो हम लोग हैंडीकैप्ड को देते हैं, 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है, वो एप्लीकेबल है, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टी जो है वो है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। वो क्या है बोलिए? ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ये जो TDC है ना बेटा, ये ऑफिशियल अलाउंसेस है। एक साथ इसको ऑफिशियल अलाउंसेस बोलते हैं, जो आप पढ़े सेविंग इज टैक्सेबल। तो ऑफिशियल अलाउंसेस में TDC आप ले सकते हैं। T फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, D फॉर डेली अलाउंसेस, C फॉर कन्वेंस अलाउंसेस। इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं अगर आपको मिला है, लेकिन बाकी कोई भी अलाउंसेस को आप डिडक्ट नहीं कर सकते। आर वी थ्रू विद दिस? आपको समझ आ रहा है क्या आपको समझ आ रहा है क्या बेटा? क्या आपको समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया तो सब पढ़ा दिया सैलरी, हम एक बार पढ़ लिए, लेकिन अगर हम लोग 115 BAC में है तो हम लोग वो लीव ट्रैवल कंसेशन का उसको डिडक्शन नहीं देंगे। नंबर टू किसका? हाउस रेंट अलाउंसेस का, उसको कोई भी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट TTDC। टी फॉर क्या है? बोलिए। टी फॉर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, जो हैंडीकैप को मिलता है फॉर ₹3200 पर मंथ, वो मिलेगा। ठीक है भैया, समझ गए भैया।
और यहां पे एक चीज मिसिंग है जो मैं तुमको बता देता हूं, वो जो आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 पढ़ते हैं ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसका डिडक्शन लेते हैं। 3 तरह का डिडक्शन होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एक होता है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप 115BAC को ऑप्ट करते हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, भूल जाइएगा। पहले पता है 115BAC पहले, मतलब अभी जो अमेंडमेंट के पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलता था, बट इसको भी अमेंड कर दिया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट 115BAC को अगर आप ऑप्ट करेंगे तो जो आप सैलरी पढ़े हैं, जो आप सैलरी पढ़े हैं उसको छोड़ के अगर आप 115, आप जो सैलरी पढ़े आपको सबको पता, हाउस रेंट हाउस सब आपको पता है, तो वहां क्वेश्चन पे ध्यान देना क्या लिखा है, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी इफ एसएससी ऑप्टेड फॉर 115BAC और डज नॉट ऑप्टेड फॉर 115BAC। अगर ऑप्टेड है तो ये सब डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा, और ऑप्टेड नहीं है तो सारा जैसे आप करते हैं वही मिलेगा। कल अपने मिलेंगे बेटा सम्स के साथ, 5 सम्स करेंगे, उसमें से ऑप्टेड डज नॉट ऑप्टेड दोनों मिक्स करेंगे, बवाल मजा आएगा, सैलरी आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बट यू नीड टू प्रॉमिस मी टुडे, यू नीड टू प्रॉमिस मी टुडे, यू नीड टू प्रॉमिस मी टुडे दैट बिफोर डूइंग सम्स with me tomorrow you will complete this theory provisions, you will complete this provision by today or by morning tomorrow or by tomorrow morning। प्रॉमिस करिए, लिखे आई प्रॉमिस भैया, वी विल डू इट एंड यू हैव टू डू इट। करना है आपको, किसका इंतजार कर रहे हैं आप, फटाफट करिए इसको, पंप अप। नेक्स्ट वीक से लॉ का धड़ाधड़ मैराथन डाल देंगे, एग्जाम में क्या आएगा वो पूरा डाल देंगे, फाड़ के पढ़ देना एकदम, ठीक है। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।